Hello everyone, welcome to Pahar IS. My name is Gaurav Yadav and this is today's news analysis. I hope आप सब ठीक हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। The first news that we are going to discuss is fiscal deficit. Fiscal deficit क्या होता है कि fiscal deficit is the difference between revenue generated and the expenditure that government does. तो दैट डिफरेंस कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो ये न्यूज में क्यों है? एज पर डेटा रिलीज बाय काउंटर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, द सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट रुपीज 3.21 लाख करोड़ और 21.3% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स एट द एंड ऑफ जुलाई। तो अभी कैग की रिपोर्ट आई है। कैग कौन होता है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, उनकी एक रिपोर्ट आई है। तो उसके उसके हिसाब से सेंट्रल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3 लाख करोड़ है। 3 लाख करोड़ क्या मतलब जो एस्टिमेट्स है, यानी कि जो सोचा था कि इतने होंगे उससे 21.3% ज्यादा है। यानी कि जितना लिमिट है फिजिकल डेफिसिट होने की उससे 21.3% ज्यादा है, ऐसा कैग की रिपोर्ट के अनुसार। तो आगे देखते हैं डेफिसिट फिगर दिस फिजिकल अपीयर्स बेटर देन इट डिड अ ईयर अर्लियर व्हेन इट हैज सार्ड टू 103.1% of the estimate mainly on account of jump in the expenditure to help deal with the COVID-19 pandemic। तो इस साल की जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज्यादा है, बट अगर पिछले साल के कंपेयर में देखें तो इस साल अच्छा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का फिजिकल डेफिसिट था वो था 103.1%, जो लिमिट है उससे 103.1% ज्यादा था। क्योंकि पिछले साल कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ा था और रेवेन्यू जनरेशन कम था, तो इसलिए पिछले साल इतना ज्यादा था। इस साल भी ज्यादा है, बट लास्ट ईयर से बेटर है। तो जैसा मैंने बताया फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? दैट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट is termed as fiscal deficit. It is an indication of the total borrowing needed by the government while calculating the total revenue borrowing are not included। तो इससे क्या पता चलता है? ये एक इंडिकेशन है कि अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है तो गवर्नमेंट को बोरोइंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप एक सिंपल टर्म्स में खरीद समझते हैं कि जो अगर आप घर की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर है जो आपको खर्चे करने हैं पूरे महीने में, टोटल रेवेन्यू है जो आपका सैलरी आ रही है एक महीने में। तो अगर आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, यानी कि जो आपकी सैलरी आ रही है उससे ज्यादा आपके खर्चे हैं, तो आप डेफिसिट में हैं। तो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप बोरोइंग करेंगे, आप किसी से पैसे उधार लेंगे या फिर कहीं से भी अरेंज करेंगे। तो दैट इज द इंडिकेशन कि अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर जब हम फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेवेन्यू में हम कभी बोरोइंग को रेवेन्यू में थोड़ी काउंट कर सकते हैं कि जो हमने बोरोइंग करी उसको रेवेन्यू में काउंट नहीं कर सकते। दैट इज काउंटेड इन द डेफिसिट। तो वो अलग चीज है, बोरोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट। तो ये था सिंपल टर्म्स में कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। सेकंड न्यूज इज चाइनाज फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशन। तो चाइना ने अपना फर्स्ट रोड रेल लिंक खोला है इंडियन ओशन में, दैट नेम्ड एज चाइना म्यांमार न्यू पैसेज। द रूट इज द फर्स्ट टू लिंक वेस्टर्न चाइना विद द इंडियन ओशन। तो ये जो रूट है जो चाइना ने अभी लॉन्च किया है, दैट इज फर्स्ट टू लिंक वेस्टर्न चाइना विद द इंडियन ओशन। तो वेस्टर्न चाइना जो है, वेस्टर्न चाइना ये जो एरिया है, ये इंडियन ओशन से जुड़ जाएगा। अब ये इंडियन ओशन हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये पूरा इंडियन ओशन रीजन है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए वेस्टर्न चाइना से चाइना ने एक रोड रेल रूट है जो यहाँ से, ये चाइना में चेंगडू है, ये लिंगजांग है चाइना की साइड, ये बॉर्डर टाउन है। यहाँ से ये म्यांमार का जो कोस्टल सिटी है यांगून, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रेड रोल रोड रेल कॉरिडोर बनाया है। द ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन्वॉल्व सी, रोड, रेल, यानी कि सी ट्रांसपोर्ट भी है, रोड ट्रांसपोर्ट भी है, रेल रेल ट्रांसपोर्ट भी है। इन तीनों को मिला के एक लिंक बना है फ्रॉम द म्यांमार बॉर्डर टू द की कमर्शियल हब ऑफ चेंगडू इन वेस्टर्न चाइना दैट प्रोवाइड्स चाइना अ न्यू रोड रेल ट्रांसपोर्टेशन चैनल टू द इंडियन ओशन। तो ये जो है, ये यहाँ से जैसे बताया म्यांमार का जो बॉर्डर सिटी है यहाँ पे, जो म्यांमार का कोस्टल सिटी, वहां से यहाँ पे, फिर इधर ऊपर अगर वेस्टर्न सिटी में जाएंगे तो यहाँ तक ये है पूरा कॉरिडोर। दिस पैसेज कनेक्ट द लॉजिस्टिक लाइंस ऑफ सिंगापुर, म्यांमार एंड चाइना। तो इसके बनने से चाइना के लिए म्यांमार, चाइना और जो सिंगापुर की जो लॉजिस्टिक लाइन है उससे कनेक्ट हो जाएगा चाइना। द रेलवे लाइन करंटली एंड्स इन लिंगसांग ऑन चाइनीज साइड अपोजिट द म्यांमार बॉर्डर trade town of Qingxiu Ho। Plans are underway to develop Qingxiu Ho as a border economic cooperation zone under Belt Road Initiative। तो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो BRI है, बहुत इनका एक ये समझ सकते हैं कि इनका एक बहुत सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है
जिसमें पूरे एशियन देशों को, जो मोस्टली एशियन देश है उसमें सारे सिग्नेटरी हैं इंडिया को छोड़ के। इंडिया एंड भूटान, दो देशों को छोड़ के सारे ऑलमोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज सारे उसमें सिग्नेटरी हैं। तो उसमें क्या करना पड़ा, पहले इसका नाम था वन इनिशिएटिव, वन रोड ऐसे करके एक नाम था, तो अब इसका नाम है BRI। तो BRI में पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, चाइना, ये सारी, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज हैं उसमें। तो उनका ये उसी के अंडर अंडर में ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी के अंडर में आता है। तो इसमें क्या इनका प्लान है कि जो म्यांमार के जो बॉर्डर टाउन है चिंची हो, उसको एक बॉर्डर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जोन बनाना है। तो ये इनके इनिशिएटिव में से एक है। द थर्ड न्यूज इज रोमन मैग्सेसे अवार्ड। रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो हर साल दिया जाता है, इसको एशियन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दिस ईयर रेमन मैग्सेसे अवार्ड रिगार्डेड एज द एशियन वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज वर अनाउंस्ड। तो इसके क्या क्या विनर्स कौन कौन है इस साल के, वो देखते हैं। द इंडोनेशियन टॉर्च बेरर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वॉचडॉग, ये एक वो है विनर। मोहम्मद अमजद साकिब, माइक्रो फाइनेंस पायनियर फ्रॉम पाकिस्तान। फिलिपिनो फिशर एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंटलिस्ट रॉबर्टो बेलन, फिलिपिनो यानी कि फिलीपींस से। अमेरिकन स्टीवन मुंची फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड रेफ्यूजी असिस्टेंस एंड फिरदौसी कादरी, या बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट। तो ये सारे जो है इस साल के विनर्स हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स में बहुत। द रोमन मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर रेमन मैग्सेसे, द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, जो कि 1953 से 1957 तक फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। तो उनके नाम के बाद ये अवार्ड का नाम रखा गया है। So it is given to individuals and organizations in Asia, regardless of race, creed, sex, or nationality, who have achieved distinction in their respective field. There are some instances where the winners come from non-Asian countries but accomplished something in Asia. तो ये जो अवार्ड है वो इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि उनकी रेस क्या है, उनका क्रीड, सेक्स, उन सबको छोड़ के, जो भी अपने फील्ड में, जो भी उनका रेस्पेक्टिव फील्ड होगा, अगर आपने उसमें अच्छा काम किया है कुछ भी, तो उसमें आपको ये अवार्ड मिल सकता है। और ये अवार्ड मोस्टली एशियंस को ही दिया जाता है, जो, लेकिन कभी कभी नॉन एशियंस भी विनर होते हैं, नॉन एशियन कंट्रीज से। लेकिन वो भी तब जब उन्होंने एशिया में कुछ काम अच्छा किया हो। जैसे इसका एग्जांपल इस साल एग्जांपल आपके सामने है कि ये जो अमेरिकन स्टीवन मुंची है उनको इस साल दिया गया है। ये एशियन नहीं है, उसके बावजूद उनको ये अवार्ड मिला है, क्योंकि उन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है वो एशिया में किया था। तो उनका जो काम है वो एशिया में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे देश के जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे रवीश कुमार, उनको भी मिल चुका है ये अवार्ड। तो ये न्यूज में था लास्ट ईयर शायद। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। Fourth is monsoon. According to data from Indian Meteorological Department, India ended month of August with 24% of shortfall, which is far from the forecast of a normal monsoon. तो IMD के हिसाब से जो इंडिया का अगस्त मंथ का जो मानसून था वो 24% कम रहा है। 20 जो जो उनका जो नॉर्मल मानसून होना चाहिए उससे 24% कम रहा है, विच इज फार फ्रॉम द फोरकास्ट ऑफ अ नॉर्मल मानसून। तो IMD ने एक फोरकास्ट किया था कि इस साल का मानसून नॉर्मल होगा, लेकिन जब 24% शॉर्टफॉल है तो इट इज फार फ्रॉम द नॉर्मल मानसून। तो दिस ब्रिंग इंडियाज ओवरऑल मानसून रेनफॉल डेफिसिट टू 9%। यानी कि जो इस साल का जो मानसून डेफिसिट है, डेफिसिट क्या होता है कि जितना होना चाहिए उससे कितना कम है, तो 9% कम है नॉर्मल से। जस्ट अ परसेंट पॉइंट साई ऑफ व्हाट वुड बी कंसीडर डेफिशिएंट रेनफॉल। तो अगर अगर ये 10% हो जाता तो फिर उसको हम डेफिशिएंट रेनफॉल कह सकते थे। लेकिन अभी डेफिशिएंट नहीं है, बस कम है, क्योंकि 9% है। अगर 10 होता तब डेफिशिएंट होता। Because of the shortfall in August, India could well end up with below normal rainfall, which is characterized by rainfall between 90 and 96% of the long period average of 88 centimeter। तो ये जो अगस्त में जो शॉर्टफॉल हुआ है उसकी वजह से इंडिया जो है, इंडिया बिलो नॉर्मल रेनफॉल कैटेगरी में आ सकती है। तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल क्या होता है कि करेक्टराइज रेनफॉल बिटवीन 90 एंड 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो जो एवरेज है वो 88 सेंटीमीटर। तो अगर इसका 90 से 96% तक की रेनफॉल होती है, यानी कि पूरी 100% ना होके अगर इसकी 90 टू 96% रेनफॉल होती है, तो उसको हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल कहते हैं। In June, the IMD said that rainfall in northwest, south, east, and central Asia would be normal or within an error window of 8% of their historical average. This forecast too has been significantly off the mark, with northwest India and central India registering a 14% shortfall. तो जून में, जैसा मैंने बताया, जून में IMD ने फोरकास्ट किया था कि इस साल जो रेनफॉल होगी साउथ साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में,
वो नॉर्मल होगी, या फिर अगर नॉर्मल नहीं होती तो 8% की जो विंडो होती है, या तो 8% ज्यादा या 8% कम, तो उसी के बीच में होगी। लेकिन जो फॉरकास्ट है वो भी सही नहीं रही है, क्योंकि इस साल सेंट्रल इंडिया की जो जो रेनफॉल है वो 14% कम है। तो ये आप देख रहे होंगे, जैसे बहुत जो न्यूज में है कि असम में बाढ़ आई है, या फिर बिहार में बाढ़ आई थी अभी कुछ दिन पहले, और भी कई जगह, तो कहीं तो एक्सट्रीम रेनफॉल है, कहीं डेफिसिट है। तो इसलिए एवरेज रेनफॉल नहीं हो रही है अब। तो ये जो है ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट को बहुत ध्यान में रखना होगा, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी होगी, वरना ये जो इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल एंड एक्सट्रीम ड्रॉट वाले जो है इवेंट्स, वो बढ़ते जाएंगे। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। द न्यूज वॉज टेकन फ्रॉम द हिंदू। फिफ्थ न्यूज, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी बहुत ही डिस्प्यूटेड न्यूज है, हमेशा न्यूज में आता रहता है, क्योंकि जो चाइना है वो जो इनका साउथ चाइना सी है, जिसको ये 9 डैश लाइन से बनाते हैं, जो कि वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, ये सब, ताइवान, इन सब का ये पूरा एरिया को चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा है, मतलब वी हैव टेरिटोरियल राइट्स ऑन इट। और बाकी सारे देश कहते हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि आपका पूरा नहीं हो सकता। तो ये बहुत डिस्प्यूटेड न्यूज है। तो अभी चाइना ने फिर एक मैरीटाइम रूल्स निकाले हैं इस एरिया के लिए, जो कि बहुत कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल न्यूज है। ऑन September 1st 2021, China's new maritime rules designed to control the entry of foreign vessels is what Beijing called Chinese territorial waters take effect। तो ये इसके जो है ये रूल्स हैं, इसका नाम है चाइनीज टेरिटोरियल वाटर। तो ये रूल किस लिए है? रूल इसलिए है कि जो भी फॉरेन वेजल्स होंगे चाइना के अलावा, जो भी फॉरेन के जो शिप्स हैं वो आएंगे, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो, चाहे वो मिलिट्री पर्पज से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट पर्पज से हो, जो भी हैं वो अगर आएंगे तो उनका कंट्रोल पूरा चाइना के पास होगा। दे विल बी इन सुपरविजन ऑफ चाइना। तो देखते हैं क्या क्या इसमें जो रूल्स हैं उसमें क्या क्या है। रूल्स ये है, फॉरेन वेजल्स, बोथ मिलिट्री एंड कमर्शियल, will be henceforth required to submit to Chinese supervision in Chinese territorial water as per the new law। तो न्यू लॉ के अनुसार जो चाइनीज टेरिटोरियल वाटर है, तो चाइना के अनुसार तो टेरिटोरियल वाटर पूरा है, तो अगर चाइनीज टेरिटोरियल वाटर में कोई भी वेसल आता है, चाहे वो मिलिट्री हो या कमर्शियल हो, तो उसको चाइना में आके, मतलब उसको यहाँ आके चाइना को अपना सुपरविजन सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि उसको पहले चाइना को बताना पड़ेगा दैट वी आर एंटरिंग इन योर टेरिटोरियल वाटर। तो चाइना फिर चाहेगा तो उसको परमिशन देगा, चाइना चाहेगा तो नहीं देगा। ये उनके रूल्स में है। The movie is expected to have far-reaching consequences for passage of vessel, both commercial and military, in the disputed South China Sea, East China Sea, and Taiwan Strait, and is likely to escalate the existing tension with the US and its neighbors in the region। तो ये जो मूव है इसका कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग हो सकते हैं, यानी कि जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो पैसेज है साउथ चाइना सी में, या फिर ईस्ट चाइना सी में, या फिर ताइवान स्ट्रेट जो ये है, इस सब में जो पैसेज है वो सारे ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो सारे ही वेजल्स जो हैं वो कंट्रोवर्सी में आ सकते हैं, क्योंकि वैसे ही इस जो चाइना और इसके जो नेबर्स हैं, और फिर यूएस, क्योंकि यूएस इन सबको सपोर्ट करता है, तो उस समय टेंशन चली रही है पहले से साउथ चाइना सी को लेके। तो ये न्यू लॉ जो है वो और टेंशन पैदा कर सकते हैं। द मूवी इज एक्सपेक्टेड टू हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस, बता दिया मैंने। तो देखते साउथ चाइना सी ये है क्या और ये क्यों कंट्रोवर्शियल है। द साउथ चाइना सी विच लाइज बिटवीन चाइना, ताइवान, द फिलीपींस, ब्रूनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ग्लोबली। तो साउथ चाइना जो है वो चाइना, वियतनाम, द फिलीपींस, ब्रूनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम के बीच में आता है, और ये बहुत इकोनॉमिकली बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो वर्ल्ड का ट्रेड है उसका बहुत एक सिग्निफिकेंट पार्ट है वो यहाँ से पास होता है, क्योंकि ये सब जो है ये सारी कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, और अच्छे साउथ इंडिया को आने के लिए, और इंडिया का तो बहुत सारा ट्रेड है, शायद अराउंड 40 to 50% ट्रेड है वो यहाँ से होता है। तो इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वर्ल्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी की। तो इसलिए ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। द वाटर अराउंड चाइना आर हॉटली कंटेस्टेड, जैसे मैंने बताया ये हॉटली कंटेस्टेड है। Under a 9 dash line map, China claims most of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is contested by its neighbor in the region and by the United States, which, though it has no claims in the sea, backs the smaller nation in the fight against Chinese overreach। तो चाइना जो है अपनी 9 dash line का, उनके हिसाब से जो इनका एक मैप है 9 dash line, वो चाइना पूरे ही साउथ चाइना सी को अपना बताता है कि दैट इज आवर सोवरेन टेरिटरी। चाइना की आदत है किसी भी चीज को वो अपना बता सकता है अपने वो समटाइम्स दे से द अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया इज होल इट्स कैटेगरी। और कभी कभी तो उनका ये भी कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनको चाइना में आने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके सिटीजन हैं। ऐसा चाइना कह चुका है कई बार।
तो चाइना ऐसे ही इसी तरह साउथ चाइना सी को भी वो अपना अपना पूरा सॉवरेन टेरिटरी बताता है। तो ये जो क्लेम है वो उनके जो नेबर्स हैं, जो ये मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनी, ये सारे उसको कंटेस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे भी टेरिटोरियल वाटर है। और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसको कंटेस्ट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स का कोई राइट नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो कंटेस्ट सिर्फ वो छोटे छोटे नेशंस को बस सपोर्ट करता है ताकि वो चाइना से फाइट कर सके। So currently, international maritime activities are governed by an international agreement called the United Nations Convention on Law of Sea. तो अभी जो मैरिटाइम एक्टिविटीज हैं, वो जो रूल होती हैं, वो उनके जो लॉज हैं, वो जो भी बनाता है इंटरनेशनली, वो बनाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूनिक लॉ जो शॉर्ट में कहते हैं। तो वो बनाता है अभी जो भी रूल्स बनते हैं। और इसमें चाइना, इंडिया और ओवर 100 अदर कंट्रीज are सिग्नेटरी। चाइना भी सिग्नेटरी है, इंडिया भी है, और 100 से ज्यादा और भी कंट्रीज हैं वो सिग्नेटरी हैं। और सबसे बड़ी बात, यूएस इसका सिग्नेटरी नहीं है। Accordingly, states have a right to implement territorial water up to 12 nautical miles into the sea. The UNICLOS also states that all the vessels have the right of innocent passage through this region. China new law violates this. तो जैसे इसके रूल्स के हिसाब से, यूनिक्लॉस के रूल के हिसाब से, कोई भी नेशन है वो अपनी जो कोस्टल बाउंड्री, जैसे इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। ऐसे ही सारे स्टेट्स का जो होता है कोस्टल से अपने 12 नॉटिकल माइल से उनका टेरिटोरियल वाटर होता है। लेकिन फिर भी यूनिक्लॉस का कहना है कि उस रीजन में भी जो भी वेजल्स हैं, इकोनॉमिक वेजल्स या जो दूसरे देश के हैं, उनको इनोसेंट पैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि उनको हेरेसमेंट नहीं होना चाहिए, वो वहां से पास कर सकते हैं। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज इंडियन एक्सप्रेस। Sixth is Zapad exercise. Zapad exercise is in the news because the contingent of 200 army personnel will participate in the multinational exercise Zapad 2021 being held in Ninzi, Russia from September 3 to 16। तो इंडिया का 200 आर्मी पर्सनल का एक कंटिजेंट है, वो पार्टिसिपेट करने जाएगा एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे, जापाड 2021, जो कि निंजी रशिया में होगी, और सितंबर 3 to 16 ये आर्मी का स्टेटमेंट है। तो देखते हैं जापाड है क्या। Out of the 17 countries invited for the exercise, there are 9 participating countries and 8 observer including China and Pakistan। 17 countries को invite किया गया है, उसमें से 9 तो participating nations हैं और 8 are observer nation। उन observer nation में चाइना एंड पाकिस्तान भी है। Zapad 2021 is only the theater level exercise of Russian armed force and will focus primarily on ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट। ये थिएटर लेवल एक्सरसाइज है। थिएटर लेवल एक्सरसाइज क्या होती है कि जिसमें बस आप प्रैक्टिस करते हैं, कि दैट इज अ ड्रिल, कि और इसका मोस्टली जो होगा वो ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन का एक थिएटर लेवल पर वो प्रैक्टिस करेंगे, जो रशियन आर्म फोर्स है वो, और बाकी जो भी देश जो पार्टिसिपेट करेंगे वो। तो इंडिया की नागा बटालियन ग्रुप वहां जाएगा। नागा बटालियन ग्रुप आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज विल फीचर ऑन एन ऑल आर्म्स कंबाइंड टास्क फोर्स। तो उसका बटालियन का एक ऑल आर्म कंबाइंड टास्क फोर्स जाएगा, 200 लोगों का। द एक्सरसाइज एम्स टू एनहेंस मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टाई अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस व्हाइल दे प्लान एंड एग्जीक्यूट दिस एक्सरसाइज। तो जब ये 3 से 16 सितंबर तक जब ये एक्सरसाइज होगी, तो उसी दौरान जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उसमें मिलिट्री टाइज एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजीज वहां बनाई जाएंगी। ये इसका गोल है एक्सरसाइज का। द सोर्स ऑफ द न्यूज इज द हिंदू। सेवेंथ न्यूज इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी प्रोविडेंट फंड के अकाउंट्स है, जो भी एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड के अकाउंट्स होते हैं, उसको स्प्लिट किया जाएगा। उसको स्प्लिट ये किया जाएगा, 2 सेपरेट अकाउंट्स में स्प्लिट किया जाएगा, क्योंकि जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने एक ये रूल बनाया था कि जो भी जिनका जैसे प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, जिनका साल में 2.5 लाख से ज्यादा है, उनको उस पर प्रोविडेंट फंड पर टैक्स लगाया जाएगा। ये न्यूज आया है। तो इसीलिए स्प्लिट किया जाएगा 2 चीजों में, कि किस पर टैक्स लगेगा किस पर नहीं लगेगा। उन अकाउंट्स को 2 में स्प्लिट कर दिया जाएगा, कि एक टैक्सेबल एक नॉन टैक्सेबल। तो दैट इज द न्यूज। देखते हैं कि आगे न्यूज है क्या प्रॉपर। द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड न्यू इनकम टैक्स रूल्स टू दिस इफेक्ट, बट experts said this could prove to be an administrative nightmare for the employees provident fund organization and few thousand employers who manage their workers EPF savings in house। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने न्यू टैक्स रूल अब इसके लिए बनाया है, जो मैंने बताया कि 2.5 लाख से ज्यादा जनरल जो होंगे प्रोविडेंट फंड, उन पर टैक्स लगेगा। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो है, ये ईपीएफओ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर होगा, क्योंकि उन्हीं को मैनेज करना है कि कैसे किसको सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट करना है, अलग अलग अकाउंट बनाना। तो उनके लिए एक नाइटमेयर हो जाएगा। और एक तो ईपीएफओ वालों के लिए नाइटमेयर हो जाएगा, और कुछ हजार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जो कि अपने एम्प्लॉयज का पीएफ जो है वो अपने ही कंपनी में और
देखती हैं, जो जो मैनेज करती हैं इन हाउस का मतलब अपने ही कंपनी में, तो उनके लिए और ईपीएफ वालों के लिए दैट विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर. So for the purpose of calculation of taxable interest, separate accounts with the provident fund account shall be maintained during the previous year 2021-22 and all subsequent previous years for taxable contribution and non-taxable contribution made by a person as per the Income Tax 25th Amendment Rule 2021. तो जैसे टैक्सेबल इंटरेस्ट को काउंट करने के लिए सेपरेट अकाउंट बनाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर में और उससे पहली वाली ईयर्स में भी, तो जिनका दो अकाउंट बनाए जाएंगे कि कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नॉन टैक्सेबल है. ये इनकम टैक्स के 25th अमेंडमेंट में ये रूल आया था. Accordingly, all EPF accounts will have to be bifurcated into taxable and non-taxable contribution account. तो all EPF account, जैसा मैंने बताया कि सारी EPF account को bifurcate किया जाएगा into taxable and non-taxable contribution account. With the later including later मतलब ये non-taxable में क्या क्या होगा, non-taxable including their closing account balance on March 31st 2021, any contribution made thereafter that are not included in the taxable contribution account and annual interest occurred on these two components. ये जो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट एंड एनुअल इंटरेस्ट, ये दो कंपोनेंट्स के हिसाब से नॉन टैक्सेबल वाला डिसाइड किया जाएगा कौन सा अकाउंट टैक्सेबल है कौन सा अकाउंट नॉन टैक्सेबल है, ये डिसाइड किया जाएगा. तो ईपीएफओ हैज 24.77 करोड़ मेंबर विद ईपीएफ अकाउंट्स ऑफ विच 14.36 करोड़ मेंबर हैव बीन अलॉटेड यूनिक अकाउंट नंबर एज ऑफ March 31st 2020. About 5 crore of these members were active contributors into their EPF account during 2019 to 20. तो ईपीएफओ में जो है 24.77 करोड़ मेंबर्स का ईपीएफ अकाउंट है, उसमें से 14.36 करोड़ जो मेंबर्स है उनको यूएएन नंबर मिल गया, एक यूनिक अकाउंट नंबर है जो कि ईपीएफ जिसका भी ईपीएफ अकाउंट होगा उसको सबको मिलेगा धीरे धीरे. बट मार्च 31st 2020 तक की अगर बात करें तो 14.36 करोड़ मेंबर्स को यूएएन मिल चुका है और अबाउट 5 करोड़ ऑफ दीज मेंबर्स वर एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स ऑफ देयर आईपीएफ अकाउंट. तो ये जो यूएएन वाले जो 14.36 करोड़ जो मेंबर्स हैं उसमें से 5 करोड़ ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं अपने ईपीएफ अकाउंट में, जो एक्टिवली जिनका ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन होता रहता है. एथ न्यूज सुप्रीम कोर्ट जज, ये न्यूज बहुत ही अच्छी है एंड दैट इज अ गुड न्यूज फॉर द नेशन. और ये न्यूज पढ़ के मैं बहुत खुश हुआ पर्सनली बिकॉज तो न्यूज क्या है वो देखते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एनवी रमन्ना, उन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू 9 न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो 9 नए जजेस ने ओथ पढ़ी और इसको सुपरवाइज किया था हमारे जो सीजीआई हैं एनवी रमन्ना ने. तो ये क्यों खुशी की बात है या फिर क्यों ये बड़ी न्यूज है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है विद द स्वेरिंग ऑफ 9 न्यू जजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज राइजन टू 33 इंक्लूडिंग द सीजीआई आउट ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34. तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट की उसमें जजेस 34 हो सकते हैं इंक्लूडिंग द सीजीआई. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्ट्रेंथ है वो सुप्रीम कोर्ट की 33 पहुंच गई है, मतलब 34 जो सेक्शन लिमिट है उसमें 33 इस बार हो गई है और 9 जजेस ने इस बार ओथ लिया. तो हिस्टोरिक क्यों है ये देखते हैं. क्यों हिस्टोरिक मैं इसको कह रहा हूँ, हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एज मेनी एज 9 जजेस वर सोन इन द सुप्रीम कोर्ट इन अ सिंगल स्ट्रोक. एक बार में 9 जजेस ने ओथ लिया, पहली बार ऐसा हुआ है. दूसरा क्यों हिस्टोरिक है कि 3 ऑफ देम वर वुमेन जजेस, वन ऑफ देम जस्टिस वीवी नागरत्ना इज स्लेटेड टू बी सीजीआई इन 2027. तीन जो 9 में से 3 जजेस जो हैं वो वुमेन है. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो एक सुप्रीम कोर्ट की जज जो हाईएस्ट जज जुडिशरी है उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है. तो 3 ऑफ देम आर वुमेन जजेस, वन ऑफ देम जस्टिस बीवी नागरत्ना. तो इन तीन में से जो एक है बीवी नागरत्ना जी, उनको उनका हो सकता है कि 2027 में जाके चीफ जस्टिस भी बन सकती. तो अगर वो बन गई तो शी विल बी द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीइंग अ वुमेन. With the new appointment, the number of women judges in Supreme Court has gone up to 4 from the existing one. Just Indira Banerjee, this is the highest number of women judges ever in the Supreme Court. तो न्यू अपॉइंटमेंट्स के साथ जो वुमेन जजेस की जो नंबर है सुप्रीम कोर्ट में वो 4 हो गई है. इससे पहले सिर्फ एक थी जस्टिस इंदिरा बनर्जी, अब 4 हो जाएंगी और दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन जजेस एवर इन द सुप्रीम कोर्ट. ये पहली बार हुआ है कि इतनी वुमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो ये अच्छी बात है क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन जब बढ़ेगा तो जो केसेस हैं वुमेन के खिलाफ वो भी अच्छे से डील हो पाएंगे. इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम द कोर्ट अलाउड अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सेरेमनी. और ये पहली बार था कि जो सेरेमनी थी वो टेकिंग सेरेमनी उसकी लाइव टेलीकास्ट को कोर्ट ने अलाउ किया. तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से इसको मैं हिस्टोरिक कह रहा हूँ या फिर इसको हिस्टोरिक माना जा रहा है. द अपेक्स कोर्ट
Apex court मतलब top court collegium had on August 17 recommended these 9 names for the appointment as judges in the top court. Later, the president has signed the warrants of their appointment as Apex court judges. तो 17 अगस्त को जो कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम था, उन्होंने इस 9 जजेस की लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट को सजेस्ट की थी कि आप ये 9 जजेस अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम है और लोड बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद लेटर प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया कि हाँ इनको ठीक है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो साइन द वारंट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स, और कल जाके इनकी ओथ हुई है। तो दैट वाज अ हिस्टोरिक मूवमेंट। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और सबसे अच्छी बात जो मैं हर बार बताता हूँ अपनी वीडियो में, कि जो सोर्सेज हैं हमारे वो एक नहीं है, या फिर हम किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। वी attract our news from every sources: the Hindu, the Indian Express, All India Radio, PIB, Down to Earth, PRS, and many other sources that are not included in this list। तो हम सबसे मिला के आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें आपको उसके बाद कोई भी अलग अलग सोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप एक कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लें और ये वीडियो देख लें तो वो काफी है, और आपके करंट अफेयर्स डेली के कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं कि अच्छा लगा है, अगर नहीं भी लगा तो भी बताएं, और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द